हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अप स्कूल पे। हमारे पीछे देख रहे हो आप द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, इससे पहले इसके 2 या 3 पार्ट आ चुके हैं जिसमें आपने नेशनलिज्म के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है, जिसमें नेशनलिज्म होता क्या है, नेपोलियन के रिफॉर्म क्या है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है और आपकी सीक्रेट सोसाइटीज कैसे काम करती हैं। यहाँ तक कि हमारी बात खत्म हो चुकी है। आज हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में बड़ा आता है, सारे के सारे यूनिफिकेशन, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, चाहे आपका जर्मनी हो, ये मेजर पार्ट हम करने वाले हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बोर्ड में निकलता है। लगभग 1 साल या 2 साल छोड़ के हमेशा क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में आपके वाला क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। थोड़ा सा मैं बता दूंगा हमने इससे पहले क्या क्या किया है और उसके बाद आज वाली बात पे सीधे सीधे आ जाएंगे। देखो, जो लास्ट हमने पिछली वीडियो में किया था, देखो अगर आप सीधे सी वीडियो पे आ गए हो तो जो पिछले 2 या 3 वीडियो आ चुकी हैं उस पर एक बार निगाह अपनी मार लेना, जिससे आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ चुके हैं। जो हम कर रहे हैं गिज़प मेजनी, ये क्या थी, एक रिवोल्यूशनरी था जो सीक्रेट सोसाइटी बना के काम कर रहा था। अब सीक्रेट सोसाइटी बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, ये हमने पिछली वीडियो में पूरे डिटेल से बात करी है। क्योंकि जो आपका फ्रांस है वहां पर एक कंजर्वेटिव रिजीम आ चुकी है जो कि सेंसरशिप लगा रही है लोगों पे। ना लोगों को बोलने की आज़ादी है, ना लोगों को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। तो जो नेशनलिज्म का आइडिया जो मिडिल क्लास कैरी कर रहा है वो लोगों में कैसे फैलाया जाएगा, सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू फैलाया जाएगा, इतना हमने देख लिया है। गिज़प मेजनी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था और धीरे धीरे रिवोल्यूशन के काम आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा रिकैप है। सीधे सीधे आते हैं आज वाली बात पे, द रिवोल्यूशंस। देखो, अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता दूं इसके बारे में, हल्का सा रिवीजन लेते हैं। देखो, फ्रांस की बात अगर हम करें तो हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन फ्रांस के बारे में ले ली है। हमने देखा था 1789 में एक रेवोल्यूशन हुई थी जिससे फ्रांस में जो बॉर्बन डायनेस्टी थी वो हट गई थी। उसके बाद हमने देखा नेपोलियन रूल करने के लिए आता है। नेपोलियन का 1804 का आपका सिविल कोड भी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा आपके उसके बाद फिर से बॉर्बन डायनेस्टी आ जाती है क्योंकि 1815 में आपका नेपोलियन जो है वाटरलू में हार चुका है। और उसके बाद हम देखें तो बॉर्बन डायनेस्टी अब तक फंक्शन कर रही है। अब हम देखेंगे धीरे धीरे रेवोल्यूशन होनी शुरू होगी। ठीक है, जिसकी बात अब हम करने वाले हैं। और अपने दिमाग में हमेशा रखना, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब अगर फ्रांस में कुछ भी होगा, रेवोल्यूशन होगी, रिफॉर्म होगा, कुछ भी होगा, तो वो चीजें रेप्लिकेट जरूर करेंगी पूरे के पूरे यूरोप में। ये हम पहले से बात कर चुके हैं। तो हम देखते हैं फ्रांस के 3 आपके गवर्नेंस के मॉडल आपको पता लग गए हैं। पहले ये चीज चल रही थी, फिर ये चीज चल रही थी, फिर आपकी ये आ गई। अब देखते हैं फ्रांस में और क्या बदलता है। पहली बात देखो, जुलाई 1830, कहां से आए हम, 1815 तक की स्टोरी हम पकड़ चुके हैं, जहां पे बॉर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में रिस्टोर हो चुकी है जो कि कंजर्वेटिव पावर है। ठीक, आगे देखते हैं। जो रिवोल्यूशनरी काम कर रहे थे अपने इन 10-15 सालों में, ये जो 15 साल का फेज है प्लस 15, इस फेज में रिवोल्यूशनरी ने धीरे धीरे ग्राउंड पे काम करना शुरू करा। लोग अपने लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया को लोगों के बीच में फैला रहे थे। जितनी भी सोसाइटीज थी, जितने भी क्लब्स थे, जितने भी पार्टीज थी, वो सारी की सारी काम कर रही थी। ऐसे में हम देखते हैं फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन हो जाती है और इस रेवोल्यूशन को जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई में हुई थी। अब जब जुलाई 1830 आप सामने देख रहे हो, चीजें कैसे बदलेंगी। द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑफ लुइस फिलिप केम टू पावर बाय रिप्लेसिंग द बॉर्बन डायनेस्टी। भाई, हमने रिवोल्यूशन के लिए पूरा जोर लगा दिया है। जितने भी जो लिबरल्स हैं, जितने भी नेशनलिस्ट हैं, जितने भी रिवोल्यूशनरी हैं, वो सारे मिलकर रिवोल्यूशन के लिए जोर लगा रहे थे, अपना मेहनत कर रहे थे। इसलिए हम देखते हैं जो बॉर्बन डायनेस्टी है उसको एक रिवोल्यूशन के थ्रू हटा दिया जाता है और नया किंग आपके सामने आता है जिसका नाम है लुइस फिलिप। अब तुम ये बोल भी सकते हो कि भाई ये कैसी रिवोल्यूशन हुई, क्या एक राजा हटा एक राजा आ गया, तो राजा ही रहा, लेकिन ये रिवोल्यूशन वाली बात कैसे आ जाएगी। तो हम गौर करेंगे, पहले वाला जो राजा है, जो बॉर्बन डायनेस्टी है, वो ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक बोले तो क्या, ऑटोक्रेटिक का मतलब है जिसके पावर के ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होते। इसको कोई भी पावर को चेक नहीं कर सकता। इसके पास कैसी पावर है, अनलिमिटेड पावर है। ये जो चाहे करे, अपनी पावर के साथ जो मर्जी इसका करे, इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो इसके पास ऑटोक्रेटिक पावर थी। लेकिन हम गौर करें, अगर जो लुइस फिलिप अब रेवोल्यूशन के बाद राजा बना है, वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब मोनार्क तो है लेकिन इसके ऊपर बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहेगा वैसे इसको काम करना पड़ेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम राज्य की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं।
समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से फ्रांस में रेवोल्यूशन होती है जुलाई 1830 में। ठीक है जी, यहीं पे मेटरनिच आपको कहता है। अब गौर करो मेटरनिच कौन है, हम पहले आ चुके हैं। 1815 की हमने देखी थी, एक वियना में कांग्रेस हुई थी जो फ्रांस के लिए क्या करना है आगे उसके लिए हुआ था। तो जो वियना में हुई थी, जो वियना का आपका चांसलर था, वही चांसलर मेटरनिच कहता है कि भाई जब भी फ्रांस में कुछ होता है, हम तो फ्रांस से इतने परेशान है कि फ्रांस में जब भी कुछ होता है तो पूरे के पूरे यूरोप में उसको हमें देखने को मिलता है, उसके असर देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे तो रेवोल्यूशन हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन होगी तो यूरोप के बाकी एरियाज भी इससे इंस्पायर होंगे रेवोल्यूशन करने के लिए कि भाई फ्रांस में हो गई है, हम भी कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, बेल्जियम ब्रेक्स अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जो नीदरलैंड नाम का देश था, जो कि एक किंगडम था, उसमें से बेल्जियम टूट के अलग देश आपका बन जाता है। ठीक, नीदरलैंड क्या है, बेल्जियम क्या है, अगर तुम सिविक्स पे गौर करोगे, तुम्हारा पहले वाला चैप्टर जो है, तो तुम उससे थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो। धीरे धीरे उस पर भी हम आएंगे, सिविक्स पे भी करेंगे, पहले हिस्ट्री को निपटाते हैं अपना थोड़ा सा करके। ठीक, तो इस तरीके से इंस्पिरेशन हो रही है कि जुलाई 1830 की रिवोल्यूशन हो गई और उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा बेल्जियम भी नीदरलैंड से अलग हो गया। अब क्या बात और आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, हम देखते हैं कि देश है यूरोप का ही जिसका नाम है ग्रीस, और ग्रीस में रहने वाले लोगों को कहा जाता है ग्रीक्स। तो ग्रीस के अंदर भी दिक्कतें यहां पे शुरू होती हैं। ग्रीक्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसे ग्रीक भी कह सकते हो आप, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, फिर आपके पॉइंटर से ही करेंगे क्या क्या अपने को करना है। देखो, तो ग्रीस का क्या सीन है, ग्रीस के ऊपर रूल कर रहा है अभी एक टर्की एक देश है, टर्की में एक एम्पायर काम कर रहा है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर टर्की का एम्पायर है, लेकिन उसने इतने देश जीते हुए हैं कि वो ग्रीस पे भी रूल कर रहा है। अब अगर मैं तुमको थोड़ा सा याद दिलाऊं, ग्रीस एक ऐसा देश है जहां से पूरा का पूरा यूरोपियन कल्चर फ्लोरिश करा है, जहां से पूरा का पूरा यूरोपियन कल्चर फैला है। वहां की जो आपकी स्कल्पचर्स होती हैं, वहां की जो आपकी पेंटिंग होती है, वहां की जो आपके आर्ट वर्क होते हैं, वहां की जो आपकी फिलॉसफी होती है, उससे पूरा यूरोप इंस्पायर होता था। ऐसे में अगर भाई तुम समझो कि एक जगह का कल्चर पूरे यूरोप के कल्चर को रिजेंबल करता है, एक जगह का कल्चर पूरे यूरोप के कल्चर को पैदा करने वाला है, और उस जगह ही कहीं बाहर का कल्चर या बाहर का एम्पायर आके डोमिनेट करने लग जाए, तो पूरे यूरोप के लिए कितनी बेइज्जती की बात है। ऐसे में तो जो पूरे यूरोप की सिंपैथी थी वो ग्रीस के साथ थी कि भाई ग्रीस के ऊपर एक ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा है जो कि टर्की का है, और एक मुस्लिम एम्पायर है और एक क्रिश्चियन स्टेट है। तो ऐसे में इन्हें बहुत दिक्कतें होती थी इस बात से। तो 1821 से, अभी गौर करना, फ्रांस में मैंने बताया 1830 कि 1830 में रेवोल्यूशन हुई है, उससे इंस्पायर सब हो रहे हैं। तो इससे थोड़ा पहले से 8-10 साल पहले से 1821 से रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गई थी। लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे ग्रीस के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे पूरे यूरोप से उन्हें सिंपैथी मिल रही थी। पूरा यूरोप कहता था कि जो ग्रीस है वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर है। क्रेडल मतलब पालना, जिसने पूरे कल्चर को पाला है, पाल पाल के आगे बढ़ा है, जिससे पूरा यूरोप आज काम कर रहा है। तो ऐसे में लोगों ने फंड दिया, लोगों ने पैसा दिया, लोग इस इंडिपेंडेंस की वॉर के लिए लड़ने भी आए। ठीक, और अल्टीमेटली हम देखते हैं 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए ग्रीस आपका आजाद हो जाएगा। ठीक, किससे? टर्की से। देख लो क्या क्या सीन हुआ। और हाँ, ये आपका देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर वाली, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यू के हिसाब से कि भाई रेवोल्यूशन कब होती है, राजा का नाम क्या था, कौन पावर से हट गया था। लेकिन जो तुम जहां पे 3-4 पॉइंट देख लिया करो, वहां पे खुद से तुम्हारे दिमाग में हिट करना चाहिए, यार पॉइंटर्स आ रहे हैं तो शॉर्ट और लॉन्ग का कंटेंट है। ठीक, देखो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कभी स्टार्ट होता है? 1821 में स्टार्ट होता है। रूलर ऑफ ग्रीस वाज ऑटोमन एम्पायर। सारी बात हमने कर ली। कहां का था ये रहने वाला? टर्की। ठीक, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। जो ग्रीक लोग बाहर रहते थे दूसरे देशों में, उन्होंने अपने देश के लिए सपोर्ट किया। और जो वेस्ट यूरोप के देश हैं, वेस्ट यूरोप कौन सा? इधर वाले जो अटलांटिक कोस्ट पे हैं, अटलांटिक कोस्ट। ठीक, चाहे आपका ब्रिटेन हो, चाहे आपका इटली तो नहीं होगा, जर्मनी हो, चाहे आपका फ्रांस हो, मतलब पूरे यूरोप के जो मेजर पावर्स थे वहां से। आर्टिस्ट प्रेज ग्रीक कल्चर, कल्चर मेन मुद्दा था इनका, एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब देखो चीजों को याद कैसे रखते हैं। हमने सारी बातें करी, लेकिन इन सारी बातों में आपने 2-3 बातें याद रखनी है जहां बॉक्स बने हुए। ऑटोमन एम्पायर 1831, ग्रीक लोगों ने सपोर्ट किया, ग्रीक कल्चर की मेन बात थी, क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर कहते थे। और यहाँ पे दिक्कत क्या थी? ये तो था ग्रीक कल्चर, और रूल कौन कर रहा है? मुस्लिम एम्पायर। तो एक कंफ्लिक्ट का माहौल तैयार हो चुका है। लास्टली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल
और आपकी 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब तुम ये कह सकते हो कि भाई अगर तुमने 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली है ना, तो तुम 1821 से स्ट्रगल कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो 1821 से स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो जो स्ट्रगल का पीक आता है वो 1832 में आता है, इससे इंस्पिरेशन लेने के बाद। तो शॉर्ट में अगर बोल दे हम सारी बातों को, तो तुम इस पूरे हेडिंग को एक हेडिंग में समराइज कर सकते हो, एज ऑफ रिवोल्यूशन, की लगातार रिवोल्यूशन होती जाएंगी। पहले फ्रांस में देखेंगे हम, फिर हम बेल्जियम में देखेंगे, फिर हम ग्रीस में देखेंगे, और लगातार इन रिवोल्यूशन का सिलसिला आगे चलता रहेगा। ठीक, अब रिवोल्यूशन होके गौर करो, जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि नेशन बनेंगे कल्चर के बेस पे। तो तुम गौर करो, धीरे धीरे नेशन बनने चालू हो गए हैं। बेल्जियम अलग हो चुका है, फ्रांस में एक चीज अभी और होगी, ग्रीक बनना चालू हो गया है, और धीरे धीरे ब्रिटेन, जर्मनी और आपके इटली पे ऊपर हम आने वाले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हार्डशिप इन यूरोप 1830 टू 1848। दिमाग में बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, वो ऑर्डर आपके जरूर याद रहना चाहिए जो फ्रांस की कहानी बार बार हमने करी है। ठीक, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी अब तक तो याद हो चुका होगा। यहाँ पे नेशनल असेंबली आ गई थी रेवोल्यूशन के बाद, इसके बाद 1815 में हमने, अच्छा बीच में क्या रह गया, क्या बीच में 1804 नेपोलिक सिविल कोड, इसके बाद आपने देखा 1815 में फिर से बॉर्बन डायनेस्टी आ गई, इसके बाद आपका 1830 में हमने देखा था क्या, जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी। यानी कि रूल कौन कर रहा है? आपका लुइस फिलिप रूल कर रहा है, और अब लुइस फिलिप की बात करेंगे। ठीक, तो देखो अब 1830s में जुलाई रेवोल्यूशन तो हो गई, राजा भी चेंज हो गया, लुइस फिलिप भी आ गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी है। लेकिन हम देख पाते हैं ना केवल फ्रांस में बल्कि पूरे के पूरे यूरोप में हालत बेहतर नहीं हो पा रहे थे। वो जो दिक्कतें थी भाई, खाने की दिक्कतें होती थी, इकोनॉमी की दिक्कतें होती थी, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें होती थी, राइट्स की दिक्कतें होती थी, वो लगभग अभी चले जा रही थी, बल्कि कुछ हद तक बढ़ गई थी। देखो तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी? पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती जा रही थी। गौर करना, ये जो चीजें हैं ये आप एक ऑर्डर में भी याद रख सकते हो कि दिक्कतें क्या हो रहे हैं। अगर मैं तुमसे कह दूं भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब लोग ज्यादा हो रहे हैं, और अगर लोग ज्यादा हो रहे हैं तो सबको तो नौकरी नहीं दी जा सकती है ना, कम लोगों को नौकरी दी जा सकती है। भाई अगर 10 लोगों की पॉसिबिलिटी है नौकरी देने की और लोग आ जाते हैं 20, देश में लोग 30 हो गए, तो 20 लोगों को तो बेरोजगार रहना पड़ेगा ना, अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ गई। उसके बाद आपकी एक बैड हार्वेस्ट हो गई, मतलब आपकी जो क्रॉप थी वो फेल हो गई। किस भी वजह से? अगर क्रॉप फेल हो गई है, प्रोडक्शन आपका डाउन हो गया है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है आपका वो आपका डाउन हो गया है, तो आप गौर करोगे कि खाने की भी कमी हो जाएगी। अगर खाने की कमी है, कोई चीज कम है, तो उसकी कीमत महंगी हो जाती है, तो आपकी जो फूड की कीमतें हैं वो आपकी आसमान छूने लगती है, महंगाई ज्यादा होने लगती है, और चीजों में स्टिफ कंपटीशन हो जाता है। स्टिफ कंपटीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। स्टिफ कंपटीशन किसमें है? आपके ट्रेड में। क्यों भाई? अब तक ब्रिटेन के अंदर या बोलो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब तक देशों में चीजें कैसे बनती हैं? देशों में चीजें बनती हैं आपकी हाथों से, है ना, हाथों से चीजें बनाई जाती है, वो चीजें बेची जाती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद चीजें मशीनों से बननी शुरू हो गई थी। कहां पे? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की चीजें पूरे यूरोप में बेची जाती थी, और आपको पता है कोई चीज हाथ से बन रही है, भाई मैं एक चीज को, मैं एक गारमेंट हाथ से बनाता हूँ, एक गारमेंट मशीन से बन रहा है, तो जो मशीन वाला वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, दूसरी बात सस्ता भी होगा। तो बाकी के पूरे यूरोप के ट्रेड में, यानी कि मैं बोल दूं बिजनेस के अंदर स्टिफ कंपटीशन आने लगा था। व्यापारियों को या जो ट्रेडर्स जो होते थे उनको बड़ी दिक्कतें होती थी अपना सामान बेचने के अंदर। फिर भी हम देखते हैं ये जो चीजें यूरोप के अंदर हो रही थी, फ्रांस के अंदर भी हो रही थी, तो फ्रांस के अंदर माहौल फिर से बिगड़ने लगता है। लुइस फिलिप इन चीजों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा था। तो हम देखते हैं 1848 आते आते, देखो मैंने रीजन आपको बहुत सारे बताए। अगर आपसे कहे कि जो यूरोप की हालत बिगड़े थे, यहाँ पे हार्डशिप आ रही थी, तो क्या क्या दिक्कतें थी, तो सारी बताओगे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, फूड शॉर्टेज हो गई, क्रॉप फेल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती जा रही थी, स्टिफ कंपटीशन होता जा रहा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक्यूट रीजन क्या है कि फ्रांस में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, फ्रांस में लोग फिर से रिवोल्यूशन पर उतर जाते हैं, तो सबसे बड़े 2 रीजन आप बताओगे। ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है क्योंकि 2 पॉइंट है। फूड शॉर्टेज हो गई थी, और साथ के साथ आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ती जा रही थी। इस वजह से हम देखते हैं लोग पेरिस पे सड़कों पे आ जाते हैं, पेरिस में रिवोल्ट हो जाता है। लुइस फिलिप जो अब तक का राजा है, इस चेन को देख लो, पिछली बार जो हमने चेन बनाई थी, जरा
ये वाली चीज देख लो, यहाँ से यहाँ करते करते हम लुइस फिलिप पे आ चुके थे। तो जो लुइस फिलिप है, लुइस फिलिप को लगेगा कि भाई अब तो भागने में भलाई है, फ्रांस के लोगों का तो हिस्ट्री रहा है कि भाई राजा को ये छोड़ते नहीं है, राजा का ये बहुत बुरा हाल करते हैं। तो क्या करता है, वो भाग जाता है, फोर्स टू फ्ली, भाग गया भाई। ए न्यू नेशनल असेंबली वाज मेड, और अब हम देखते हैं जो फ्रांस के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी, वही वोटिंग राइट, वही अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कतें थी उनको ठीक करने के लिए चीजें बनाई जाएंगी। हम देखते हैं यहाँ पे नेशनल असेंबली बनती है दोबारा से। गौर करना 1789 में एक बार असेंबली बनी थी, और अब हम देखते हैं फिर से असेंबली बनती है जो लोगों को राइट देगी, और जो दो दिक्कत है उनको दूर करा जाएगा। भाई देखो क्या दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो लोगों को राइट टू वर्क दे देंगे। अलग अलग वर्कशॉप्स बनाई जाएगी जहां पे लोगों को काम के बारे में बताया जाएगा और लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, ठीक। और वोटिंग राइट दिया जाएगा सबको, जितने भी लेकिन मेल हैं अबव द ईयर ऑफ 21, जितने भी 21 से ऊपर के लोग हैं जो कि मेन हैं, उनको आपको ये रोजगार बोल रहा हूं, वोटिंग राइट दे देंगे। विमेन को अब भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। किस किस को सैफरेज कैसे कैसे, सैफरेज मतलब वोटिंग राइट, ठीक है। किस किस को सैफरेज कैसे कैसे मिलता है, आदमी को कम मिलता है, औरतों को अधिकतर फेज में नहीं मिलता, प्रॉपर्टी डिमांड को कैसे मिलता है, नॉन प्रॉपर्टी डिमांड को कब मिला था, वो एक अलग कंटेंट है, उसको अलग कभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि नेशनल असेंबली, अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, 1848 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ, क्योंकि यूरोप में हार्डशिप आ रही थी, क्योंकि फ्रांस में अक्यूट फूड शॉर्टेज थी और अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन दोनों चीजों की वजह से फ्रांस में रिवोल्ट होता है, लोग भड़क जाते हैं, लुइस फिलिप को भागना पड़ता है, और अब ये कोई भी राजा नहीं बनाते। भाई पहले सिंपल राजा देख लिया, अब लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना के देख लिया, तो अब तो कुछ चीज बचती नहीं है ना। तो अब नेशनल असेंबली बनाई जाती है। नेशनल असेंबली मतलब क्या, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो लोगों के लिए लॉ बनाएंगे, काइंड ऑफ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे आ जाता है, ठीक। और वो दो लोगों को वही दो राइट देती है नेशनल असेंबली जो लोगों को चाहिए थे, और इस तरह से हम देखते हैं फ्रांस का भी केस जो है फाइनल हो जाता है, ठीक बात। आगे बढ़ो, देखो जी अगली बात, अब फिर से वो स्टेटमेंट याद कर लो, कौन सा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, किसने बोला था, मैटरनिच ने बोला था, वही वियना ऑस्ट्रिया वही सब। तो अब अगर फ्रांस में हमने देख लिया कि नेशनल असेंबली बन गई है, वहां पे रेवोल्यूशन हो गई है, तो वो चीजें फिर से रेप्लिकेट होंगी ना। 1830 वाली रेवोल्यूशन भी रेप्लिकेट हुई थी, नेपोलियन के रिफॉर्म्स भी रेप्लिकेट हुए थे, 1789 वाली रेवोल्यूशन भी रेप्लिकेट हुई थी। तो हम देखते हैं जैसे ही आपकी 1848 में ही रेवोल्यूशन हुई है फ्रांस में और वहां पे नेशनल असेंबली बन गई है, ऐसे ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इवेंट हम देखते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी का फेमस शहर था, ठीक। जर्मन लोगों को लगता था, अभी तो जर्मन खैर वो नहीं है, जो लोग जर्मनी बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, उन लोगों को मान लो अभी जर्मन स्टेट नहीं बना है, अभी प्रुशिया है, सिर्फ एक प्रुशिया, ठीक। तो जो जर्मनी बोलने वाले लोग थे, सॉरी जो जर्मन बोलने वाले लोग थे, उन लोगों को लगता है अगर फ्रांस नेशनल असेंबली बना सकता है, अपने राज्यों को हटा सकता है, तो ऐसा कुछ अपने को भी करना चाहिए ना। फ्रांस से तो हम सब सीखते हैं, फ्रांस से हम सब लोग इंस्पायर होते हैं। तो हम देखते हैं फ्रांस के अंदर फ्रैंकफर्ट, इसके अंदर क्या होता है, अमंग ऑल लिबरल्स 831 रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड। यहाँ पे तो थोड़ी सी बातें बहुत ज्यादा ही समरी में आ गया है। देखो फ्रांस, इसकी जर्मनी की जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी यहाँ के डेमोक्रेटिक लोग हैं, जितने भी यहाँ के लिबरल हैं, जो यहाँ के मिडिल क्लास हैं, जो यहाँ पे नेशनलिस्टिक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें जर्मनी के लिए एक असेंबली बनाने की जरूरत है। तो अगर असेंबली बनानी है तो एक तरह का वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए, इलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। तो हम देखते हैं आपस में मिलके लोग खुद से ही, राजाबाजी की परमिशन नहीं है, खुद से लोग इकट्ठे हो गए, खुद से लोग वोट डाला और खुद से 831 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ये चुन लेते हैं। कितने, 831। अब 831 रिप्रेजेंटेटिव अगर चुने तो क्या करेंगे, किस लिए चुने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या असेंबली बनानी है। तो जो 831 रिप्रेजेंटेटिव थे वो खुद को कहते हैं जर्मन नेशनल असेंबली, और कहाँ पे बैठते हैं, सेंट पॉल चर्च के अंदर भाई साहब आके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं भाई, अगर नेशनल असेंबली देश में है ही नहीं तो नेशनल असेंबली के क्या कोई हाउस, कोई पार्लियामेंट या कोई बिल्डिंग होगी, नहीं। तो अभी इन्होंने खुद से मिलकर नेशनल असेंबली बना ली है, तो आके चर्च में ही बैठ जाते हैं। ये कहाँ का, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सीन है। यहाँ पे देखो जर्मनी आपको दिख रही होगी, ठीक। ये सारे के सारे लोग बैठे हैं, अपना क्यों बैठे हैं, असेंबली बना के बैठे हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो आगे बैठ जाते हैं। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोनार्क टू बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लोग बैठ जाते हैं और पर्पस इनका क्या था, ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दे तो क्या राजा को हटा दे, नहीं। ये चाहते थे फ्रांस का जैसे पहले काम हुआ था, लुइस फिलिप जैसा आया था, तो राजा को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बिठाने की बात थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राजा के पास जाएंगे कि भाई राजा राजा देख कॉन्स्टिट्यूशन है ये, और हम तुझे हटा तो नहीं रहे हैं, लेकिन तुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा और तेरी पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हम कर देंगे।
अब कॉमन सेंस की बात है, कोई भी मोनार्क क्या इस बात को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, ये भी नहीं करता है। क्या? द न्यू असेंबली लॉस्ट इट्स पब्लिक सपोर्ट बिकॉज ऑल मिडिल क्लास वर नॉट रेजिंग देयर वॉइस फॉर वर्कर एंड आर्टिशंस। अब गौर करो बात को, भाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के राजा के पास चले गए, राजा के पास जब गए तो राजा ने कर दिया मना कि भाई साहब मैं तो इस असेंबली के हिसाब को असेंबली को नहीं मानता हूं और मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी काम नहीं करने वाला हूं। लेकिन आप लोग काम करते रहो। काम क्यों करते रहो? क्योंकि राजा को पता था कि इस असेंबली के पास पब्लिक का सपोर्ट है, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हैं, इनको अलग अलग लोगों ने चुना है, मतलब लोग इन्हें पसंद करते हैं। अगर असेंबली को कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं, असेंबली के लोगों को मारते पीटते हैं, जेल में डालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो लोगों का सपोर्ट चला जाएगा राजा के पास से और हो सकता है एक बड़ी रेवोल्यूशन हो जाए राजा के खिलाफ। तो राजा जब तक चला सकता है तब तक तो बर्दाश्त करता है नेशनल असेंबली को, लेकिन वो धीरे धीरे देखता है कि ये जो नई असेंबली बनी थी, इस नई असेंबली में अधिकतर, मैंने तुम्हें कौन बताया, जो लिबरल होते हैं वो कौन होते हैं? मिडिल क्लास लोग होते हैं। ठीक है जी। अब जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे आपका सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट लॉस कर देते हैं, सपोर्ट छूट जाता है, क्योंकि वो गरीबों के लिए, वर्कर के लिए, आर्टिशन के लिए कुछ कर ही नहीं रहे थे। असेंबली में अपनी अपनी बात करते थे, उस सेक्शन की बात कर ही नहीं रहे थे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये सेक्शन जो होता है असेंबली को सपोर्ट करना बंद कर देता है। हम देखते हैं फिर राजों को लगता है भाई अब तो इनके पास से पब्लिक सपोर्ट चला गया, अब नेशनल असेंबली को बैठने का कोई फायदा नहीं है, नेशनल असेंबली को मुझे हटा देना चाहिए वरना मेरे लिए बाद में खतरा बन जाएंगे। तो क्या करता है? लेटर ऑन व्हेन अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रांग, आर्मी डिसबैंडेड द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है आर्मी के सपोर्ट से और अरिस्टोक्रेसी के सपोर्ट से। अरिस्टोक्रेसी कौन होती है? रिच लोग, नोबल लोग, जो कि राजा को सपोर्ट करते हैं। ठीक, एक बार देख लो, थोड़ा सा काफी ही थोड़ा क्रिस्पी सा हो गया, मैं तुम्हें एक एक करके पॉइंट बता देता हूं। देखो क्या चीज हुई, सबसे पहले 831 रिप्रेजेंटेटिव आपके चुन के आए। क्यों चुन के आए? क्योंकि इनको बनानी थी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्यों बनानी थी? क्योंकि इनको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना के क्या होगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने के लिए जो मोनार्क होता है वो कर देता है मना, वो डिनाई कर देता है। अगर उसने डिनाई कर दिया तो नेशनल असेंबली काम करती रहेगी? करती रहती है। क्यों? पांचवा पॉइंट, करती इसलिए रहती है क्योंकि उसके पास पॉपुलर सपोर्ट था। ठीक, पॉपुलर सपोर्ट लूज कैसे करती है? जब वो पुअर के लिए बात करना बंद कर देती है, वर्कर के लिए बात करना बंद कर देती है, ये लोग सपोर्ट करना उसे बंद कर देते हैं। और लास्टली जो मोनार्क है फिर वो क्या कर देगा? डिसबैंड कर देगा आपको। किसको? नेशनल असेंबली को। तो इस तरीके से सारे आप अपने पॉइंट भी बना सकते हो। 5, 6 और ये 7वां तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा का सारा सीन है। इस तरह से देखो, ज्यादा काम तो हमने करा नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट ही तो हैं और यही से आपका रिवीजन निकल जाता है। इतना ही काम करना है।